दोस्तों 24 दिसंबर 1999 फ्राइडे इंडियन एयरलाइन के फ्लाइट 814 अपने साथ कुल 176 पैसेंजर को लेके त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नेपाल के काठमांडू में है दिल्ली के लिए टेक ऑफ करता है। लेकिन टेक ऑफ करने के सिर्फ 10 मिनट बाद दोस्तों इस हाईजैकिंग को इंडियन इतिहास में सबसे रोस्ट हाईजैकिंग माना जाता है। इसमें हाईजैकर ने फ्लाइट को मल्टीपल लोकेशन में लैंड करवाया, लेकिन इनमें से एक लोकेशन था जो इंडिया के फेवर में था, लेकिन फिर भी इंडियन फोर्स इस हाईजैकिंग को रोक नहीं पाया और 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसका पूरा स्टोरी, कैसे इस फ्लाइट को हाईजैक किया गया और क्यों इंडिया को 3 ऐसे आतंकवादी को छोड़ना पड़ा जो बाद में जाके पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक और पुलवामा अटैक को अंजाम दिया। 24 दिसंबर 1999 फ्राइडे इंडियन एयरलाइन के फ्लाइट IC814 काठमांडू से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट का कैप्टन था 37 ईयर ओल्ड मिस्टर देवी शरण और फर्स्ट ऑफिसर मिस्टर राजेंद्र कुमार। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ ही टाइम बाद अराउंड 5:30 PM फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा को एक हाईजैकर चिल्ला के कहता है, दिस प्लेन इज हाईजैक और मेरे पास बॉम्ब है। हाईजैकर ने कैप्टन देवी शरण से कहता है कि फ्लाइट को वेस्ट की तरफ ले जाओ और तब फ्लाइट पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर करता है, लेकिन पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसका शॉर्ट फॉर्म है ATC इस फ्लाइट के लैंडिंग परमिशन को रिफ्यूज कर देता है। एट 5:40 PM इस फ्लाइट के हाईजैकिंग के 10 मिनट बाद फर्स्ट टाइम इंडियन ATC को इस हाईजैकिंग के बारे में पता चलता है, लेकिन उनके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं था कैसे इसको डील किया जाए। 6:04 पर इंडियन ATC फ्लाइट 814 से कांटेक्ट करता है। तब कैप्टन देवी शरण इन्फॉर्म करता है कि प्लेन में ज़्यादा फ्यूल नहीं है और हमें लाहौर में लैंडिंग का परमिशन नहीं दे रहा है पाकिस्तानी ATC। एट 6:30 PM इंडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तानी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्लेन को लाहौर में लैंडिंग का परमिशन दे दे, लेकिन पाकिस्तान इस रिक्वेस्ट को भी डिनाई कर देता है। इसके बाद कैप्टन देवी शरण हाईजैकर से कहता है कि प्लेन में अभी सफिशिएंट फ्यूल नहीं है और इस हालत में प्लेन ज़्यादा देर तक फ्लाई नहीं कर सकता, सो फ्लाइट को पास के अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड करवाना होगा रिफ्यूलिंग के लिए। यहाँ पर जाहिर सी बात है हाईजैकर नहीं चाहते थे कि ये प्लेन इंडिया में लैंड करे, लेकिन आखिर में हाईजैकर मान जाते हैं और इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करवाया जाते हैं। यहाँ पर इंडियन अथॉरिटी के पास एक अच्छा मौका था प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने का, लेकिन रॉन्ग डिसीजन और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते 7:50 पे ये प्लेन बिना रिफ्यूलिंग के फिर से टेक ऑफ करता है और इस बार कैप्टन देवी शरण इंडियन ATC से कहता है, वी ऑल आर डाइंग। हालांकि 1999 में कम्युनिकेशन सिस्टम आज के टाइम जैसा इतना एडवांस नहीं था, बहुत ही खराब था। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाओ, पंजाब का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में तब पता चलता है जब वो टेलीविज़न में न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ से उनको पता चला इस हाईजैकिंग के बारे में, ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से। ऐसे ही होम मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट LK अदानी जी को भी न्यूज़ से ही पता चलता है इस हाईजैकिंग के बारे में। हाईजैकिंग के 1.5 घंटे बाद 7 बजे PM अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस हाईजैकिंग के बारे में पता चलता है। जो लोग, जो डिपार्टमेंट इस हाईजैकिंग को रोक सकता था
उनको बहुत ही लेट इंफॉर्मेशन मिलते हैं इस हाईजैकिंग के बारे में। कहानी में वापस आते हैं तो अमृतसर में लैंडिंग के तुरंत बाद हाईजैकर रिफ्यूलिंग के डिमांड करते हैं। दूसरी तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीनियर मोस्ट पुलिस एंड इंटेलिजेंट ऑफिशियल और एयरपोर्ट मैनेजर मिल के प्लान बनाते हैं कैसे इस प्लेन को वापस अपने कंट्रोल में लिया जाए। इनिशियल प्लान ये था कि रिफ्यूलिंग प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए ताकि कमांडो को थोड़ा टाइम मिल जाए एक प्रॉपर प्लान रेडी करने के लिए। लेकिन हाईजैकर बार बार वार्निंग दे रहा था जल्द से जल्द रिफ्यूलिंग करने के लिए। यहाँ तक हाईजैकर ने सतनाम सिंह के गले में चाकू से हमला किया। बाद में तय हुआ कि एयरक्राफ्ट के टायर को ब्लास्ट किया जाए ताकि ये प्लेन दोबारा टेक ऑफ ना कर पाए। एट 7:45 PM लोकल पंजाब पुलिस कमांडो को स्टैंड बाई पे रखा गया। प्लेन था एक फ्यूल टैंकर को प्लेन के सामने रखा जाएगा और कमांडो दूर से शूट करके प्लेन के टायर को ब्लास्ट कर देगा। प्लेन के अकॉर्डिंग एक फ्यूल टैंकर फ्लाइट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये टैंकर बहुत ही स्पीड में फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखने के बाद ATC टैंकर को स्लो डाउन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ड्राइवर इस ऑर्डर को ठीक तरह से समझ नहीं पाते और टैंकर को बीच में ही रोक देता है। ये देखने के बाद हाईजैकर के समझ में आ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और प्लेन को इमीडिएटली टेक ऑफ करने के लिए कहता है और 7:50 PM ये प्लेन अमृतसर से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के टाइम कैप्टन देवी शरण कहता है वी ऑल आर डाइंग। टेक ऑफ के बाद ये प्लेन फिर से पाकिस्तान की तरफ फ्लाई करता है और पाकिस्तानी ATC से रिक्वेस्ट करता है लैंडिंग परमिशन के लिए, लेकिन पाकिस्तानी ATC फिर से इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। क्योंकि अमृतसर में रिफ्यूलिंग नहीं हुआ था, प्लेन इज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल और इस कंडीशन में प्लेन ज़्यादा टाइम तक फ्लाई नहीं कर सकता। इसीलिए कैप्टन देवी शरण डिसाइड किया कि वो लाहौर में ही लैंड करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब कैप्टन देवी शरण ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी ATC से कहता है तो पाकिस्तानी ATC परमिशन देने के बजाय एयरपोर्ट के सारे लाइट और नेविगेशन बंद कर देता है ताकि प्लेन लैंड ना कर पाए। दूसरी तरफ कैप्टन देवी शरण के पास लैंडिंग के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लाहौर में ही लैंडिंग का प्रोसेस शुरू करता है बिना एयरपोर्ट्स लाइट और नेविगेशन के। हालांकि ये प्लेन एक हाईवे में क्रैश होने वाला था। ये देखने के बाद पाकिस्तानी ATC एयरपोर्ट्स के लाइट और नेविगेशन फिर से ऑन करता है और प्लेन को लैंडिंग का परमिशन दे देता है। 8:07 पर ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही इंडियन हाई कमिश्नर G पार्थसारथी पाकिस्तान अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता है इस प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करने से रोकने के लिए। इसके बाद पाकिस्तानी फोर्स एयरपोर्ट लाइट फिर से बंद कर देता है ताकि ये प्लेन दोबारा टेक ऑफ ना कर पाए और प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है और इस बार ये प्लेन पाकिस्तान से अराउंड 1813 किलोमीटर दूर ओमान में लैंडिंग के रिक्वेस्ट करता है, पर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लैंडिंग परमिशन को रिजेक्ट कर देता है। आखिर में प्लेन को अल मिनात एयरबेस में लैंडिंग का परमिशन मिल जाता है। यहाँ पर हाईजैकर ने 27 पैसेंजर को रिलीज करता है, जिसमें एक 25 साल का पैसेंजर भी था, रुपिन कटियाल। हाईजैकर ने उसको मल्टीपल टाइम्स चाकू से स्टेप किया था। प्लेन के लैंडिंग से पहले उसका मौत हो जाता है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट चाहते थे कि इंडियन स्पेशल फोर्स के द्वारा एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, बट UAE गवर्नमेंट इस प्लेन को रिफ्यूज कर देता है। इसके बाद फाइनली इस प्लेन को लैंड करवाया जाता है अफगानिस्तान के कांदाहार एयरपोर्ट में। यहाँ पर इंडिया के लिए सिचुएशन और भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट इंडिया और हाईजैकर के बीच एक इंटरमीडिएट मीडियम की तरह काम कर रहा था। दूसरी तरफ तालिबान का इंटेंशन बहुत ही डाउटफुल था। तालिबानी आर्म्ड फोर्स प्लेन के हर तरफ तैनात थे। तालिबान का कहना था वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि हाईजैकर
पैसेंजर को कोई भी नुकसान ना कर पाए। दूसरी तरफ बहुत सारे रिसर्चर का कहना है तालिबान इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने के लिए तालिबानी आर्म फोर्स को प्लेन के चारों तरफ तैनात किया था। आईबी चीफ अजीत दुब्बल का कहना है कांदार एयरपोर्ट में हाईजैकर को एक्टिव आईएसआई सपोर्ट मिल रहा था और तो और इन हाईजैकर को सेफ एग्जिट का कोई टेंशन ही नहीं था। ऑन 25 दिसंबर इंडिया एक स्पेशल रिलीफ प्लेन भेजते हैं उन 27 पैसेंजर को वापस इंडिया में लाने के लिए, जिसमें रुपिन कटियाल की बॉडी और सतनाम सिंह जिसको अमृतसर में हाईजैकर ने छुरी मारा था वो भी शामिल थे। ऑन दिसंबर 27 इंडियन गवर्नमेंट एक नेगोशिएशन टीम भेजते हैं अफगानिस्तान में, जिसको लीड कर रहे थे विवेक काटजू, जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसी के साथ होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल अजीत दुब्बल और एसडी शाहाई भी शामिल थे। इसके बाद इंडिया और तालिबान ऑफिशियल के बीच एक टेंशन बना रहता है क्योंकि तालिबान ऑफिशियल्स नहीं चाहते थे कि इंडिया कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करे अफगानिस्तान में। खैर फाइनली नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाईजैकर का इनिशियल डिमांड था 36 आतंकवादी को रिलीज करना जो इंडियन जेल में बंद था। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जद अफगानी भी शामिल थे और इसी के साथ 200 मिलियन $। खैर नेगोशिएशन के दौरान हाईजैकर 36 आतंकवादी के बदले 3 आतंकवादी रिलीज में मान जाते हैं और 200 मिलियन $, का डिमांड भी ड्रॉप कर देता है और इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट इन 3 आतंकवादी को रिलीज करता है उन प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर के जान बचाने के लिए। फाइनली इस हाईजैकिंग के 7 दिन बाद सारे पैसेंजर को रिलीज कर दिया जाता है। वो 3 आतंकवादी जिसको रिलीज किया गया था उसमें पहला नाम है मौलाना मसूद अजहर। ये जाके साल 2000 में जैश ई मोहम्मद ग्रुप बनाते हैं जो मेनली रेस्पॉन्सिबल है 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक और 2008 मुंबई अटैक। इसको 26/11 अटैक भी कहा जाता है जिसमें सैकड़ों लोगों को अपना जान देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक ख़त्म नहीं होता। 2019 पुलवामा अटैक इसी ग्रुप के द्वारा किया गया था जिसमें 44 सीआरपीएफ जवान को शहीद होना पड़ा। दूसरे आतंकवादी जिसको रिलीज किया गया उसका नाम है अहमद उमर शाहिद शेख। अमेरिका में हुआ 9/11 अटैक का प्लानिंग में इसका बहुत ही बड़ा रोल था जिसमें अराउंड 300 लोगों की मौत हुआ। लेकिन 2002 में उसको पाकिस्तानी अथॉरिटी फिर से अरेस्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही प्रेशर आ रहा था अमेरिका से, क्योंकि उसने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट डेनियल पार्ल को पहले किडनैप करता है और इसके बाद उसको मार देता है। Kidnapped and killed Pearl in 2002. तीसरा आतंकवादी जिसको रिलीज किया गया उसका नाम है मुश्ताक अहमद जरगार, जो रिलीज होने के बाद से ही पाकिस्तानी मिलिटेंट को ट्रेनिंग देके इंडिया में भेजता रहता है। तो रिटर्न आते हैं कहानी में। आपके मन में सवाल आया होगा फ्लाइट के चारों तरफ तो तालिबानी फोर्स हथियार और टैंक लेके खड़ा था, तो उन हाईजैकर के साथ क्या हुआ होगा? आप शायद सुन के सरप्राइज हो जाओ। तालिबान गवर्नमेंट खुद अपने कार में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान के क्वेटा में उन हाईजैकर को छोड़ के आया था। इस तस्वीर में आप उन हाईजैकर को देख सकते हो और साथ में ये तालिबानी ऑफिशियल्स, ये ऑफिशियल फोटो है। खैर इस इंसिडेंट के बाद इस प्लेन को रिटायर कर दिया गया और तब से लेके आज तक इंडिया में कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ। वैसे बाद में इस हाईजैकिंग को लेके कैप्टन देवी शरण एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है फ्लाइट इनटू द फियर द कैप्टन स्टोरी। आप इस बुक को पढ़ सकते हो इस कहानी को और भी डिटेल में जानने के लिए। फ्लाइट इंजीनियर अनिल शर्मा जागिया एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है IC-814 हाईजैक द इनसाइड स्टोरी। सिमिलरली फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा एक बुक लिखते हैं IIS टेरर ट्रेल। जमीन 2003, हाईजैक 2008, वार 2010, कई सारे फिल्म बनी इस हाईजैकिंग को बेस करके, पूरी तरह से नहीं लेकिन कई हद तक। सो यही था द हाईजैकिंग स्टोरी ऑफ फ्लाइट IC-814।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।